बारे में। पिछले बात में हमने सुना और जाना कुछ बैंक खातों के बारे में। इसके साथ लेखक ने इन सुझाव भी दिया कि चालू खाता और बचत खाता हमेशा अलग अलग। इस भाग में वायदे के हिसाब से लेखक ने अपने खातों के बारे में बात की है। वो कहते हैं कि उनके दो खाते हैं और दोनों ही ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़े हैं। चालू खाते से लेन देन के लिए वो बैंक की ऐप की मदद लेते हैं। बाकी बचत खाता है जो एक दूसरे बैंक की ऑनलाइन सेवाओं से जुड़ा है, जिससे वो पैसे सिर्फ किसी बड़ी चीज के लिए करते हैं। अपने छोटे बड़े खर्चे अपने क्रेडिट कार्ड और एटीएम से ही करते हैं और उनके लिए हर महीने अपने चालू खाते में पैसे जमा भी करते रहते हैं, जिससे उन्हें अच्छे क्रेडिट स्कोर और उससे जुड़े इनाम भी मिल जाते हैं। लेखक बताते हैं कि गलती सबसे होती है, उनसे भी हुई है, और समझदार लोग अपनी गलतियां दोहराते नहीं। सालों तक खाता धारक होने के बाद भी वेल्स फार्गो ने उसे बंद कर दिया। वजह सिर्फ ये कि वहां पर किसी भी बहाने से ग्राहक को कोई ना कोई शुल्क देना ही पड़ता था। के हिसाब से अगर आपका बैंक एक न्यूनतम राशि खाते में रखने की पाबंदी लगाए या हर चीज पर शुल्क ले, तो ऐसे बैंक को छोड़ देना ही सही है। लेखक कुछ ऐसे दाव पेश के बारे में बताते हैं जिनसे अक्सर ग्राहक बैंक वालों की बातों में आ जाते हैं। इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उम्मीद है कि आपने भी इनमें से कुछ जरूर सुने होंगे। पहला है टीजर रेट्स, यानी 2 महीने के लिए आरक्षित ब्याज दर। इनसे हमेशा दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि खाता सिर्फ 2 महीने के लिए नहीं खोला जाता और लंबे समय तक ब्याज दर एक जैसे नहीं रहते। दूसरा है न्यूनतम राशि का नियम। इसमें अपने खाते को जीवित रखने के लिए एक तय राशि का होना जरूरी है, वरना कई बार पैसे काट लिए जाते हैं। इसके बाद आती है खास खातों की बारी, जिसमें थोड़ा सा शुल्क बढ़ाकर कुछ अधिक सुविधाएं दिखाई जाती हैं। इन सुविधाओं से अगर आपको सच में कोई फायदा लगे, सिर्फ तभी उस खाते को खोलें। चौथा ये कि कई बार आपसे सुविधाएं बताई ही नहीं जाती या पूछे जाने पर मना कर दी जाती। ऐसे में अपने लिए जो सही बैंक हो वही चुने, मजबूरी में कोई फैसला ना लें। और आखिरी बात यह है कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, तो बिना जरूरत उसे ना लें। इन सभी तरकीबों से अगर आप खुद को बचा ले, तो यकीनन आपको नुकसान नहीं होगा। लेखक कहते हैं कि अगर किसी भी वजह से आपका बैंक सुविधाजनक ना लगे, तो ऐसे में उसके पीछे भागना कतई नहीं चाहिए। मान लीजिए अगर उसकी वेबसाइट ना हो या फोन और ईमेल के जरिए आपके काम ना हो पाए, तो ऐसे बैंक में खाता ना खोलें। बैंक से पैसे निकाल लें और एक खाते से दूसरे में जमा करने की प्रक्रिया भी आसान होनी चाहिए। इससे ग्राहकों का समय भी बचता है और वो चिंता भी नहीं रहती। एक तरकीब के बारे में लेखक बताते हैं जिससे आप अपने खाते को शुल्क मुक्त कर सकते हैं। यकीन ना हो तो एक बार सुनकर देख लीजिए, रास्ता आपको बहुत मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले बैंक कर्मचारी से बात कीजिए, अपने खाते को वार्षिक शुल्क मुक्त खाते में बदलने हैं। इस पर सबसे आसान जवाब आएगा, ये तो मुमकिन ही नहीं है। अब यहाँ से आपको थोड़ा दिमाग लगाते हुए पूछना है कि जैसे बाकी बैंक ऐसे शुल्क मुक्त खाता खोलने दे रही है, वैसे ही कोई और उपाय है या नहीं। लेखक की माने तो 80% बार यही सुलझ जाती है। और कभी अगर कर्मचारी ना माने, तो उसके बॉस से पूरी बात फिर से करें। अपने सालों पुराने ग्राहक को कोई भी खोना नहीं चाह रहा, इसलिए आपकी बात मान ही ली जाएगी। इससे हम बेहतर बचत भी कर पाएंगे और अपनी पसंद की चीजों पर खर्च भी कर पाएंगे। कुछ चालू खाते ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको जितना फायदा नहीं मिलता, उससे अधिक आपके पैसे शुल्क के तौर पर काट लिए जाते हैं। ऐसे में हमेशा कोशिश करें इन्हें बचाने की। बस एक फोन कॉल करने से ना बचे। इस पर लेखक अपनी दोस्त का एक किस्सा सुनाते हैं। लेखक के दोस्त को 4 महीने लग गए अपना एटीएम पासवर्ड बदलवाने में, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें बात करने में अजीब लग रहा था। सोचिए, सिर्फ एक बार बात करने से शायद कितना वक्त बच जाता। एक रहस्य की बात यह है कि हर बैंक के पास कुछ जमा राशि होती है, जिसे वो अपने ग्राहकों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जानकारी का आपके पास होना बेहद जरूरी है। याद रखिए, अच्छे और पुराने ग्राहक बैंक को भी पसंद होते हैं, इसीलिए उन्हें रोकने के लिए वो भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। अब पहले हफ्ते में आपको अपनी क्रेडिट कार्ड्स को संभालना था और दूसरे हफ्ते में बारी है आपके खाते की। सबसे पहला काम है एक चालू खाता खोलने का या पुराने खाते को देखने समझने का।
दूसरा काम है अपने बचत खाते के लिए किसी अच्छे ब्याज दर वाले बैंक को ढूंढने। इसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी माध्यम चुन सकते हैं। तीसरा है चालू खाते भी लगभग 1 महीने के खर्च के पैसे रखें और बड़ी रकम अपने बचत खाते में जमा करें। इस दूसरे हफ्ते में आप अपनी मंजिल की एक कदम और करीब पहुंच जाए। दोस्तों, इस बात को सुनने का नाम तो यहाँ सब, लेकिन अब बारी है आप तो अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करिए कमेंट सेक्शन में लिख और बताएं कि आपको ये भाग कैसा लगा। बाकी अगले भाग में आपके लिए और खास जानकारी है तो हमारे साथ जुड़े रखने वाले ने क्या खूब लिखा है, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। मैं रमित सेठी द्वारा लिखी बुक आई विल टीच यू टू बी रिच के बारे में। दोस्तों, लेखक अपने बचपन को याद करके कह रहे हैं कि कितने भी नंबर आ जाएं, पर मजाल है कि मम्मी पापा खुश हो जाएं, कुछ ना कुछ कमी निकल ही आती थी। कुछ ऐसा ही आज उन्हें महसूस होता है जब वो लोगों को कब मेहनत करते देखते हैं। यहाँ मेहनत से उनका मतलब है पैसों पर मेहनत। आपको याद होगा कि पिछले भाग में हमने कुछ खातों के बारे में सुना, पर इस भाग में लेखक ने उससे जुड़ी कुछ बातें भी साझा की हैं। सबसे पहले, पैसे को सिर्फ एक खाते में जमा रखने से उस पर कुछ खास फायदा नहीं मिलता। इसलिए अगर जल्दी ही बड़ा मुनाफा कमाना हो तो पैसों का सही निवेश जरूरी है। अब यहाँ ये सवाल आता है कि आखिर बचत पर मिलने वाला ब्याज कम मुनाफा क्यों देता है। इसको समझने के लिए हमें महंगाई यानी इन्फ्लेशन को समझना होगा। हर साल विश्व स्तर पर महंगाई बढ़ती जा रही है, इसके चलते ब्याज दर कम होना आम बात है। वैसे में अगर आप पैसों को बचत खाते में रख देते तो उन पर जो ब्याज दर मिलती है उससे आपको कोई खास फायदा नहीं होता। वहीं अगर बात निवेश या इन्वेस्टमेंट की हो तो पैसों में फायदे की गुंजाइश बढ़ जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ लोग तो ऐसा करने से इसलिए बचते हैं क्योंकि उन्हें ना तो निवेश के बारे में कुछ पता है, न ही उसमें कोई दिलचस्पी है। पर कुछ लोग पैसे खोने से डरते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की माने तो बुजुर्ग लोग अपने स्वास्थ्य से ज्यादा पैसे खत्म होने से डरते हैं। ये डर हमें एक उम्र के बाद ही सताता है, और जब हम कम उम्र के होते हैं तब हम कुछ करना नहीं चाहते। लेखक के हिसाब से 25 साल से कम उम्र के लोग सिर्फ उन खाना बनाने वाले शोज को देखना पसंद करते हैं जिनसे वो खुद कुछ नहीं सीखते। वही 25 से 34 की आयु वाले जैसे तैसे बचत तो कर रहे हैं, पर उन्हें अभी भी इसकी कीमत नहीं पता। अब आते हैं 35 से 44 साल वाले लोग, जिनमें जागरूकता अब आई है और वो बचत का महत्व समझ चुके हैं। सबसे आखिरी में 45 से 54 की उम्र के लोग आते हैं, जिन्हें अब अफसोस है कि वो वक्त रहते कुछ नहीं कर पाए। वैसे इनमें से आप किस श्रेणी में आते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलिएगा। लेखक को लगता है कि लोगों में प्रेरणा की कमी है। ज्यादातर सभी अपने काम में व्यस्त हैं या कम जागरूक। अगर किसी भी तरह से उन्हें प्रेरित किया जा सके तो कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। अब तक सभी भागों में हमने कई तरह के तर्क सुने जिन्हें देकर लोग बचने की कोशिश करते हैं, पर लेखक को लगता है कि ये सब कुछ ना करने के बहाने हैं। या तो हालात आपको बदल सकते हैं या आप हालात को ये ध्यान रखिए। अभी आपको तय करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। 40 की उम्र तक पहुंचते ही लोगों को अक्सर अपने रिटायरमेंट के बाद की चिंता सताने लगती है। YouGov सर्वे के अनुसार 40% अंग्रेजों को लगता है कि उनके पास कार्यमुक्त होने के बाद पैसे नहीं बचेंगे। वहीं 42% लोगों को लगता है कि उन्हें काम करते रहना होगा। बचे 6% के पास ही रिटायरमेंट के बाद के पैसे होते हैं। लेखक बताते हैं कि यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की 94% अमीर अपने दम पर उस जगह पर पहुंचे हैं, यानी बेतहाशा मेहनत और पैसों की बचत के साथ सही निवेश से वो अमीर बन पाए। एक और सर्वे के मुताबिक 83% अमीर लोगों ने छोटी छोटी बचत करके पैसे कमाए। इस सबसे लेखक का मतलब एक कॉफी पर बचत करना नहीं है। इसके लिए अनुशासित बचत और लगातार निवेश करना जरूरी है। कभी अगर सामाजिक मीडिया यानी सोशल मीडिया देखें तो आपको वहां पर बहुत सारे अमीर लोग दिखेंगे। कहीं कोई कुछ लजीज खा रहा है तो कोई विदेश घूमने जा रहा है, पर वो उस मकाम तक पहुंचे कैसे, ये कोई नहीं बताता। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक 1950 के मुकाबले आज अमेरिकन लोग ज्यादा दुखी हैं। लेखक अपने अनुभव के बारे में बताते हैं कि जब वो महीने के सिर्फ 50 पाउंड कमाते थे तब भी उन्हें निवेश से फायदा होता था,
और जब रकम बढ़कर 5,000 पाउंड हो गई, तब भी एक बार पैसों का सही निवेश हो जाए तो आप सोते जागते अपने आप अमीर बन सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक निवेश खाता खोलिए। उसमें पैसे लगाने के बाद आप अपने आप स्टॉक मार्केट को समझने लगेंगे और धीरे धीरे ही सही आपको फायदा भी होने लगेगा। अपने मुनाफे को कई बार इस्तेमाल करके आप अपने जमा धन को और बढ़ा सकते हैं। निवेश खाता खोलना कोई मुश्किल बात नहीं है और ना ही आपको इसके लिए ज्यादा पैसे लगेंगे। हाँ, कोशिश करनी है कि शुल्क मुक्त खाता ही खोला जाए। निवेश खाता आपके सफर का पहला कदम होगा, इसलिए अगले कदम पर क्या करना है ये जानेंगे अगले भाग में। वैसे आपने कभी निवेश खाते के बारे में सोचा है या नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए शुरुआत हमेशा नीचे से ही करनी पड़ती है। जिस किताब के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है आई विल टीच यू टू बी रिच और इसके लेखक हैं रमित सेठी। अब तक हमने जाना कि हर तरह के खाते का अपना अलग महत्व है। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। पर बता दूं कि इसके लिए कोई भी छोटा रास्ता नहीं है, बल्कि 5 ऐसी चीजें हैं जिन्हें पूरा करने से आपका पैसा जल्दी बढ़ने लगेगा। पहला है, अपने दफ्तर पे ही पेंशन की योजना में पैसे जोड़ना शुरू कर दें। कई बार आपकी कंपनी भी आपके कदम को देखते हुए उस पेंशन खाते में उतने पैसे जमा कर सकती है जिसे हम मैच्ड पेंशन भी कहते हैं। लेखक के हिसाब से इस योजना का फायदा सबको लेना चाहिए। दूसरा, अपने क्रेडिट कार्ड पर लिए उधार को जल्दी से चुकाएं। अपनी कार्ड पर चढ़ रहे उधार और ब्याज को खत्म करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तीसरा, स्टॉक मार्केट में निवेश। इसके बारे में किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें, लेकिन कोशिश हो कि स्टॉक्स को समझकर इनसे फायदे कमाए जाएं। चौथा, अगर आपके पास इन तीनों चीजों के बाद भी पैसे बच जाएं तो उन्हें अपने पेंशन खाते में जमा कर लें। इसमें आपकी कंपनी का ना सही आपका खुद का पैसा भी जमा हो सकता है। पांचवा और आखिरी है आपके बचे हुए उधार को चुकाने का काम। इसको चुकाने के लिए अगर थोड़ा और पैसा बचा हो तो जरूर इस्तेमाल कीजिए। कोशिश होनी चाहिए कि कभी भी कोई उधार बाकी ना रहे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कम उम्र से पेंशन योजना की क्या जरूरत है? इसका सीधा जवाब है बचत। ये वही बचत है जिसको करने से आपको और भी कई सारे फायदे हैं। जैसे सभी अपने टैक्स में छूट चाहते हैं, इसके लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, पर अगर आप अपने पैसे पेंशन योजना में लगाए तो आपको पैसा जमा करते समय टैक्स नहीं भरना पड़ेगा और जब आप पैसे निकालेंगे तो कुछ ही % टैक्स लगेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि तब तक आपका पैसा बहुत बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपने पैसे को स्वचालित यानी ऑटोमेटिक तरीके से कटने का आदेश दें तो आपके पैसे खुद ब खुद कट कर आपके पेंशन खाते में जमा हो जाएंगे। इससे लेखक के अनुसार ना आपको पैसे मिलेंगे और ना आपको उनको खर्च करने से बचाना पड़ेगा। पर देखिए, अब हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसलिए अगर फायदे हैं तो कुछ उसके साथ जुड़ी हुई चुनौतियां भी। बहुत सारे लोग ये सोचकर डरते हैं कि कहीं उन्हें किसी बड़े खर्चे के लिए पैसे ना लगाने पड़ जाए। ऐसे में पेंशन के चक्कर में उनके पैसे फंस जाएंगे। दूसरी चिंता ये है कि पैसे निकालते समय थोड़ा भारी टैक्स जमा करना पड़ेगा, जिस पर लेखक का मानना है कि आज से 20 साल बाद मिलने वाला मुनाफा उस टैक्स से फिर भी बहुत ज्यादा होगा। आज के दौर की आपाधापी को ध्यान में रखते हुए नौकरियां झट से खत्म हो जाती हैं। ऐसे में नौकरी बदलने से पेंशन का क्या हाल होगा, ये ही बड़ा सवाल है। अब देखिए, इस परेशानी के तो 3 ही हल हैं। एक ये कि आप अपनी पिछली कंपनी में ही अपने पेंशन को चलाते रहिए। दूसरा ये कि अपनी पेंशन को नई कंपनी में बदलवा दें और मैच पेंशन के चलते हो सकता है आपको नई जगह फायदा भी मिल जाए। तीसरा है कि अपने एक अलग निजी खाते का इंतजाम करवाएं। ये सिर्फ तभी करना उचित है जब आपकी पिछली कंपनी बंद होने की कगार पर हो। लेखक ने एक नए विषय के बारे में बात भी की है। इसे कहते हैं रोबो एडवाइजर्स। ये आपके वो सलाहकार हैं जो सिर्फ गणित लगाकर आपको सही और सटीक सलाह दे सकते हैं। बस एक जीवित इंसान नहीं है। बिल्कुल सही समझा आपने। कुछ कंपनियां ऐसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको निवेश के लिए सही जानकारी देती हैं। इनमें वैसे कुछ बुरा नहीं है, पर लेखक को रोबो एडवाइजर्स की कुछ बातें समझ नहीं आती। पर उससे पहले इनके अच्छे पहलुओं पर बात करते हैं। रोबो एडवाइजर्स आपके फोन और लैपटॉप पर आसानी से घर बैठे आपको सलाह दे सकते हैं, जिससे किसी तरह की कोई देर ना हो।
इनके द्वारा किए गए निवेश का शुल्क काफी कम होता है। ये यूं मान लें कि सबसे कम होता है। बस एक चीज है जो इनमें ठीक नहीं, और वो है इनके कुछ दावे। एक ऐसा ही दावा है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का, जिस पर आधारित कोई भी फैसला बहुत फायदेमंद नहीं होता। यानी ये आपके निवेश का एक छोटा सा हिस्सा है, पर सिर्फ इसे ध्यान में रखते हुए आप निवेश के लिए खाता नहीं चुन सकते। अब तक हमें 2 हफ्तों में क्या करना है ये पता चल चुका है। अब बारी है तीसरे हफ्ते। सबसे पहले अपने काम की जगह का पेंशन खाता समझें। अपनी एचआर टीम की मदद से फॉर्म्स को अच्छे से पढ़कर ये तय करें कि आपको उस खाते में कितने पैसे जमा करने हैं। क्या आपको कंपनी की तरफ से कुछ मिल रहा है या नहीं। अपने पिछले उधार को समझिए और उन्हें चुकाने में जुट जाइए। तीसरा, अपने पैसे को स्टॉक्स में लगाने का उपाय ढूंढिए। पैसे चाहे कितने भी हो, आपको अपने लक्ष्य पर अड़े रहना है। एक बार ये खाते खुल जाए, फिर आपकी किस्मत का ताला भी अपने आप खुल जाएगा। इस भाग में हमने पेंशन योजना और कुछ नए शब्द जैसे रोबो एडवाइजर्स और टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के बारे में जाना। इन शब्दों के जाल से बाहर आकर जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। बाकी इरादा पक्का हो तो सब कुछ मुमकिन है। ये भाग आपके जीवन में क्या नई सीख लेकर आया, इसे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।